नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में राजनीति क्या करवट बदल रही है? जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, गठबंधन से सरकार चला रहे हैं, उनके खिलाफ विपक्ष क्या रणनीति बना रहा? क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के सामने भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और विपक्ष उसी को आधार बनाता है। हरियाणा के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में क्या और नया ताजा जुड़ेगा, इसको समझने के लिए हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी खुद मौजूद हैं, पूर्व स्पीकर। बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। कुलदीप जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? बिल्कुल, धन्यवाद। कुलदीप जी, सबसे पहले चूंकि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बैलेंस बनाकर एक स्पीकर की भूमिका निभा चुके हैं, आज इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहुत तीखी लड़ाई चल रही, लेकिन जो पार्टी के अंदर एक बैलेंस बनाने की कवायद होती है, वहां आपको लगता है कि हां, हरियाणा में कांग्रेस एकजुट है और एकजुटता के साथ लड़ेगी? देखिए, आपके प्रश्न में एक बात की सत्यता छुपी है जी कि अगर आज हरियाणा में किसी को विपक्ष कहा जा सकता है या भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग पार्टी के खिलाफ कोई विपक्षी पार्टी है, कोई दल ऐसा है जो एक विकल्प के रूप में हरियाणा में अपनी प्रस्तुति रख सकता है, तो वो केवल मात्र कांग्रेस है। और कांग्रेस को ही हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार के विकल्प के रूप में देखते हैं। जहां तक आपने कहा कि कुछ लोग गुटबाजी की बात आपने हमसे बात छेड़ी है, देखिए, पार्टी के अंदर अपने अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए जी अलग अलग नेताओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जाते हैं। सभी व्यक्ति सभी एक जगह नहीं हो सकते हैं, अपने अपने तरीके से प्रयास किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि जो वरिष्ठ नेतागण हैं पार्टी के, वो एक अपने सीनियरिटी के जो बिहेवियरल एस्पेक्ट हैं उनको समझते हैं। और आप देख रहे हैं, चाहे आज एक संदेश यात्रा के नाम पर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन संदेश यात्रा का भी मुख्य निशाना भारतीय जनता पार्टी है जी। और जो भारतीय जनता पार्टी की आज की हरियाणा में सरकार है, उसकी कार्यशैली और के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी कांग्रेस की आज की संदेश यात्रा लगा रही। तो इस प्रकार से मैं इसको कोई मतभेद नहीं देखता हूं, कोई मनभेद भी नहीं है। कांग्रेस में अपने अपने ढंग से हर व्यक्ति अपने शक्ति के प्रदर्शन में लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल तैयार करने में अपना योगदान दे रहा है। जी कुलदीप जी, बड़ी बात आपने कही कि एक दल के अंदर बहुत सारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब फाइनल प्लेटफॉर्म आता है तो वहां सबके विचार साझा होते हैं और फिर उस पर मिलकर आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने कहा कि कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल भी और वहीं लड़ाई भी लड़ रही है सत्ता दल से, आपको नहीं लगता कि हां, जो गांव गांव चलने की रणनीति बीजेपी ने बना रही है, कांग्रेस के लिए अपना संगठन ना बना पाना यह मुश्किल पैदा करेगा? या आपको लगता है कि हां, आपका संगठन ना होते हुए भी आप लोग गांव गांव तक हैं? देखिए, कांग्रेस गांव गांव ही नहीं, कांग्रेस तो घर घर पर जा रही है। कांग्रेस का जो अभियान है वो हर दरवाजे को खटखटाकर जी आज की भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में सरकार है, उसकी जो बुरी तरह फेल हुई है, उस सरकार के फेलियर को लेकर लोगों के बीच में घर घर जा रही है, गांव गांव की बात नहीं। जहां तक आपने कहा कि ये जो संगठन की बात आपने की, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं जी कि संगठन की कमी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को पहले डील करना चाहिए था। अब चुनावी समय आ गया है और अब भी संगठन का ना होना, जमीनी संगठन का, जिसमें ब्लॉक समिति होती हैं, जिला कांग्रेस कमेटी होती हैं, उस संगठन का ना होना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के हाईकमांड को इस समय एक निर्णय लेना चाहिए और लेना चाहिए था संगठन के निर्माण का। जी अब इसमें और देरी शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी स्वीकार्य ना हो। जहां तक दूसरी बात आप कह रहे हैं जी कि कांग्रेस का एक संगठन है और वो संगठन हमारा लोगों के साथ हो गया है। देखिए, 1970 की बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, जी जब
इमरजेंसी के तुरंत बाद जनता पार्टी का गठन हुआ। उसकी ना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी थी, ना जनता पार्टी, ना जिला कांग्रेस कमेटी थी। लोगों का एक गठबंधन, एक नेचुरल अलायंस बन के कांग्रेस के खिलाफ उतरा और कांग्रेस हारी, इंदिरा जी भी हारी। वही परिस्थिति आज हरियाणा के अंदर मैं देख रहा हूं कि चाहे जमीन पर कांग्रेस का संगठन नहीं, हालांकि हमारी प्रदेश स्तरीय कमेटीज बन गई, कैंपेन कमेटी बननी बाकी है, मैनिफेस्टो कमेटी, इलेक्शन कमेटी, जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी, ये कई चीजें हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी बन चुकी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी बन चुकी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जा चुके हैं। लेकिन ये जो जमीनी संगठन है उसका बनना बड़ा महत्वपूर्ण था और उसका ना बनना कहीं ना कहीं मुझे लगता है हैंडीकैप हमारे सामने देख रहे हैं, मैं देखता हूं। परंतु फिर भी जिस प्रकार से जन आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार के खिलाफ है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है जी, जिस प्रकार की बेरोजगारी हरियाणा में, जिस प्रकार से महंगाई हरियाणा में और देश में है, जिस प्रकार से किसान आज इस सरकार से नाराज है, वो अपने आप में ऑल फैक्टर्स पुट टुगेदर एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरियाणा में है। और हरियाणा के लोग विपक्ष में, क्योंकि जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठी है, दम के भ्रष्टाचार हो रहा है, जम के भ्रष्टाचार हो रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल अपना अस्तित्व समाप्त कर चुका है। आम आदमी पार्टी की टूटन आप देख रहे हैं, अशोक तंवर जी चले गए हैं, निर्मल सिंह जी वापस कांग्रेस में आए और बहुत लोग छोड़ के चले गए हैं। तो आज के दिन हरियाणा की त्रस्त जनता कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देखती है और कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। कुलदीप जी, आपका ईमानदार व्यक्तित्व है कि आपने संगठन को लेकर जो मेरा सवाल था उसको स्वीकार भी किया और ये बात भी कही कि अब और अगर देर करेंगे तो नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी कार्यकर्ता है, कांग्रेस के पास इतना पुराना दल है, लेकिन संगठन को लेकर समस्या बरकरार है। आपको हरियाणा के लिहाज से लोकसभा चुनाव की तरफ अगर मैं ले जाऊं तो क्या लगता है, क्योंकि दावे जो हो रहे थे कि हाँ जो सीटें हैं इस बार हम उसको पूरी तरह से जीतने का काम करेंगे, क्या 10 के 10 का दावा है या आपको लगता है कि ये दावा भी जल्दबाजी होगा करना? देखिए, लोकसभा के जो चुनाव हैं वो आज हमारा दरवाजा खटखटा रहे हैं और कांग्रेस आज लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है जी। हमारी जो संगठनात्मक शक्ति है, हम जो लोगों का रुझान देखते हैं, तो ऐसा दावा तो मैं नहीं करूंगा कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीत के जाएगी, लेकिन हरियाणा के अंदर बहुमत के अंदर सीटें कांग्रेस जीत के जाएगी। क्योंकि हरियाणा के अंदर जहां केंद्र की सरकार की नीतियों के खिलाफ भी आक्रोश है, वहां आप देखेंगे कि जहां की जो स्थानीय सरकार, इसको पनिश करने के मूड में हैं लोग और इसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी की को लोकसभा चुनाव में। दूसरी बात, नॉन परफॉर्मिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हरियाणा में जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, दे हैव फेल्ड टू डू एनीथिंग इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कोई भी सेंट्रल प्रोजेक्ट्स नहीं आए। देखिए, स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने मनेठी में एम्स की घोषणा की थी देश की संसद। प्रधानमंत्री जी को अपने शब्दों पर कायम रहना चाहिए, लेकिन वहां समस्या हुई और एक दूसरे गांव के अंदर पिछले 9-9.5 साल से एम्स का संस्थान जो बनना चाहिए था उसको स्थानांतरित किया गया। लेकिन वहां भी आज के दिन चाहे दौरे हो रहे हैं जी, एक ईंट भी नहीं लगी। कोई भी सेंट्रल प्रोजेक्ट जो हरियाणा में आ सकता, जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इतना बड़ा बहुमत हरियाणा से जनादेश भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को मिला था, वो अपने प्रदेश के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए कोई भी ऐसा सेंट्रल प्रोजेक्ट, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस या कोई भी उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, मैंने कभी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो हरियाणा से चुना गया हो देश की संसद में हरियाणा की बात करते हुए नहीं सुना, ना ही उनका कोई पार्लियामेंट्री कंट्रीब्यूशन रहा। दूसरी बात,
दी मिसिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनका लोगों से कोई कनेक्ट ही नहीं रहा। वो दिल्ली के अंदर संसद की वादियों में खो गए, लोगों के बीच में नहीं गए। और आप देख रहे हैं कई इलाकों में सांसदों के मिसिंग पोस्टर्स लगे, एब्सेंटी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं ये, इनका लोगों से कोई कनेक्ट नहीं है। कांग्रेस का हारने का पंजाब में और कई प्रदेशों में कारण रहा कि वी लॉस्ट कनेक्ट एंड टच विद द पीपल। सेम थिंग विल हैपन इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो आज के भारतीय जनता पार्टी के फेसेस जो हैं, मैं लोकसभा के लिए अगर यही चेहरे उतारे गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनको एक बहुत बड़ी जवाबदेही के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा और जनता इन लोगों को नकारे। कुलदीप जी, अब यहां पर प्रश्न ही आता है, आप कहते हैं कि हम 10 का दावा तो नहीं करते लेकिन प्रयास जरूर करेंगे और लोकतंत्र में प्रयास जरूरी भी है तमाम राजनीतिक दलों का। लेकिन उस प्रयास में फिर एक सवाल जिसको आप ईमानदारी से स्वीकार भी करते हैं, जब संगठन की कमी आती है और जब नेता एक मंच पर एकत्रित होने के बाद भी अलग अलग बयान देने लगते हैं तो वहां पर मुश्किल पैदा होती है कार्यकर्ता के लिए कि आखिर वो सोचे क्या, समझे क्या और किस दिशा में आगे बढ़े। बीजेपी की रणनीति हमेशा से आपने देखी है कि वो 365 दिन 24 घंटे काम करते हैं पार्टी स्तर पर, सरकारें अलग चलती हैं लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी के संगठन के लोग वो अलग लगे रहते हैं। वहां आपको नहीं लगता कि हाँ बीजेपी शायद एज में है? देखिए, दो बातें आप कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की वो आप उसको एक संगठित दल बता रहे हैं, आप बता रहे हैं 365 दिन और 24 घंटे, ऐसा उनका दावा है। ऐसा उनका दावा हो सकता है लेकिन डायसेंशंस जो आपने देखा कि पिछली महीनों तक अनिल विज का और मुख्यमंत्री जी का विवाद चलता रहा। विज साहब हेल्थ मंत्रालय में गए ही नहीं जी। 3 महीने फाइल्स पेंडिंग रही। इसी प्रकार से जो इंटरनल डिसेंशन है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एक विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। वो ठीक है, केंद्र में उनकी सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार है, आज लोग नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत लोग जो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे इस लंबे समय से, 36 वो विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल को ज्वाइन किया था, वो सब के सब वहां से निराशा के, वहां के उनके नकारात्मक रवैये और निराशा फेस करके वापस कांग्रेस में लौटे। जहां तक कांग्रेस का सवाल, आई थिंक जो अपने आप को सीनियर लीडर बोलने की कोशिश करता है, कांग्रेस का अपने को वरिष्ठ नेता समझता है, सबसे पहले तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कोई संदेश न दे जिससे कार्यकर्ताओं में, हरियाणा की जनता में कोई नेगेटिविटी फैले, उससे कोई गलत संदेश जाए। इस बात से बचकर रहना चाहिए। चुनाव का समय है, द लीडर्स, द सीनियर लीडर्स शुड बिहेव एंड वर्क फॉर द पार्टी थिंग। लेकिन जब चुनाव आएगा, जब कांग्रेस एक पटल पर इकट्ठी होगी और इकट्ठी होकर आप देखेंगे जब हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स अपना नामांकन पत्र भरने जाएंगे तो सभी नेतागण एक पटल पर खड़े होकर, एक स्टेज पर आकर कांग्रेस के जो हमारे भावी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए काम करें। कुलदीप जी, आपने जब जिक्र किया कि आपस में तालमेल सरकार के अंदर भी नहीं है, कुछ दिन पहले की ही बात है, बहुत कम वक्त उसको बीता है कि सरकार की रिपोर्ट के जरिए पता चला कि बहुत सारे अस्पताल हैं जहां पर जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर अपना अस्पताल खोलकर प्राइवेट संचालित उससे कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर मशीनें नहीं है। जो तालमेल ना होना या टकराव होना शायद उसी का नतीजा है। देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में चल रही है, उनका यह दावा था कि वो हर एक जिला हेडक्वार्टर पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा जिला है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद जहां पर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ हो? करनाल में मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ, लेकिन उसकी स्थापना कांग्रेस के समय में हुई थी। 95% काम हमारे समय में कंप्लीट हो चुका था, केवल उसकी इनॉग्रेशन। उसके बाद एक भी मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज तक न कंप्लीट हुआ न बना है। कितनी यूनिवर्सिटीज की आधारशिलाएं रखी गई, कोई कंप्लीट हुआ है? किसी की इनॉग्रेशन हुई है? नॉट ए सिंगल यूनिवर्सिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड।
जो मेडिकल कॉलेज है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। मुख्यमंत्री जी यहां से विधायक चुनकर जाते हैं, उसमें फैकल्टी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिक स्टाफ नहीं है, नर्सेज नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर्स के ना होना, एक मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी का ना होना, कितनी गंभीर बात है। इस बात को समझना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे सरकार के अंदर भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज बना था फॉर गर्ल्स, उसमें फैकल्टी नहीं है। ऑल दीज मेडिकल कॉलेजेस हैव बिकम रेफरल कॉलेजेस, रेफरल हॉस्पिटल। यहां मरीज लाए जाते हैं क्योंकि कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स नहीं है, पैरामेडिक्स नहीं है, इसलिए पेशेंट्स को पीजीआई चंडीगढ़ या पीजीआई रोहतक में या एम्स दिल्ली में रेफर। दीज आर रेफरल हॉस्पिटल, दीज आर कंप्लीट फेलियर ऑफ मेडिकल सिस्टम। देखिए, लोकतंत्र में मेडिकल हेल्थ और एजुकेशन दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। बिल्कुल, दोनों एस्पेक्ट पर ये गवर्नमेंट फेल हुई है। 5,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। ये स्कूल खोले जाते हैं सरकार द्वारा, स्कूल बंद नहीं किए जाते हैं। 148 कॉलेजेस की घोषणा की गई। कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जो धर्मशालाओं में चल रहे हैं? कन्नौर के अंदर जो कॉलेज बना है, जिसको कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज कन्नौर है, वो एक प्राइमरी स्कूल में 5 कमरों के अंदर, इसमें केवल मात्र 13 स्टूडेंट्स हैं और 2 क्या नाम लेक्चरर्स हैं। आप शिक्षा की व्यवस्था का पूर्णतः दिवाला निकाल दिया है सरकार ने। पिछले 5-7 साल से कोई टीचर्स की भर्ती नहीं, लाखों की वैकेंसी अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। अब एक नारा लग रहा है कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ कर्मचारी नहीं, और व्यापार कहता है व्यापारी रहा ही नहीं। जीएसटी ने और नोटबंदी ने उसकी कमर तोड़ के रख दी। तो ये आप देखिए कि उस हॉस्पिटल का करोगे क्या जिसमें डॉक्टर्स ही नहीं, फैसिलिटीज नहीं है, मशीन पड़ी है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आधुनिक मशीनें आई, बट दे कुड नॉट बी ऑपरेटेड बिकॉज देयर आर नो ऑपरेटर्स, देयर आर नो पैरामेडिकल स्टाफ, देयर आर नो डॉक्टर्स टू ऑपरेट देम। देन व्हाट विल यू डू विद दोज मशीन? दिस इज हैपनिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, विद चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट। तो ये हाल है कि चंडीगढ़ के अंदर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे हैं, अफसरों के तबादलों पर झगड़े हो रहे हैं, और सफर कौन करता है? हरियाणा की जनता सफर कर रही है। इस बात की तरफ से भारतीय जनता पार्टी आंख नहीं मूंद सकती, जवाब देना। जी कुलदीप जी, अब पॉलिटिकल सवाल पर फिर से आता हूं। ऐसी चर्चा हो रही है कि इस बार लोकसभा के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए खास तौर पर हरियाणा, और हरियाणा में भी एक खास हिस्सा है अहिरवाल का, उसको लेकर आप लोगों की रणनीति कुछ अलग बन रही है। कुछ कहना चाहेंगे इस पे? निश्चित रूप से अहिरवाल का आपने जिक्र किया। अहिरवाल में 7 सीटें आती हैं, जिसमें से केवल मात्र 2 कांग्रेस को मिली, एक तो इंडिपेंडेंट्स को गई। भारतीय जनता पार्टी का वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दोनों अहिरवाल की सीटें, एक तरफ धर्मवीर जी हैं, एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह हैं। लेकिन अहिरवाल को मिला क्या? हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार में वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी नारनौल में, महेंद्रगढ़ में। इट इज ऑपरेशनल यूनिवर्सिटी। हमने मीरपुर के अंदर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाई, इंदिरा गांधी जी के नाम पर। इट इज ए ऑपरेशनल यूनिवर्सिटी। हमने रेवाड़ी के अंदर सैनिक स्कूल बनाया, रेवाड़ी के अंदर सैनिक स्कूल इज ऑपरेशनल। हमने डिफेंस यूनिवर्सिटी लेकर आए गुड़गांव के अंदर, जो कि अहिरवाल जहां से स्टार्ट कहते हैं, अहिरवाल का स्टार्ट होता है गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव एक मेगा सिटी बना, मिलेनियम सिटी बना, कांग्रेस के राज में हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अहिरवाल में किस मुख से वोट मांगने जाएंगे? अरे एक ही तो वादा किया था आपने, वो था एम्स का, और वही वायदा आज तक एक ईंट ना लगी हो जिसमें आपका पूरा नहीं हुआ। वहां पर अगर रेल कॉरिडोर बना है तो रेल कॉरिडोर के कार्य की स्थापना
कांग्रेस की सरकार में हुई थी, और वो रेल कॉरिडोर आज पूरा हुआ है। इसमें तो ठीक है, अब पूरा हुआ है, लेकिन उसके 75 to 80% जो काम था वो कांग्रेस की सरकार में हुआ। दैट वाज ए प्रोजेक्ट ऑफ द कांग्रेस, द रेल कॉरिडोर, द इकोनॉमिक कॉरिडोर। जहां तक क्या तो नई आईएमटी बनी है, कितनी असीम संभावनाएं। गुड़गांव से रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जाते हुए इन्होंने कहा था नारनौल को हम टूरिज्म हब बनाएंगे, नारनौल को इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। एक इंडस्ट्री वहां नहीं लगी, कोई टूरिज्म प्रोजेक्ट वहां नहीं आया। टूरिज्म प्रोजेक्ट जो एग्जिस्टिंग थे वो बंद हो रहे हैं, जो कांग्रेस की सरकार में बने। इतना पोटेंशियल है उस एरिया का, बिकॉज इट इज ए लैंड बिटवीन गुड़गांव, दिल्ली एंड जयपुर। उस पोटेंशियल को भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल में नहीं ला सकी। कोई वहां पर इंडस्ट्री नहीं ला सकी, कोई वहां पर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप नहीं है। मानेसर की टाउनशिप थी, वो कांग्रेस की सरकार में डेवलप। अब इनका एक दावा है कि वे मारुति का प्लांट ले आए। अरे मारुति का प्लांट जिस जमीन पर लग रहा है, आईएमटी खरखौदा, वो आपने बनाई थी क्या? आईएमटी के लिए जमीन आपने एक्वायर की थी क्या? आपने तो उस जमीन के अंदर 900 एकड़ जमीन मारुति प्लांट को बेचे। ठीक है, मारुति प्लांट आएगा, वहां पर एरिया ऑफ डेवलप, लेकिन वो उसका हु इज द फाउंडर? कांग्रेस। आप बताइए आपने कौन सा आईएमटी में, वन सिंगल आईएमटी विच बीजेपी प्लीज अंबाला में वायदा किया था। खैर मैं अग्रवाल से थोड़ा बाहर चला गया हूं, लेकिन अंबाला में भी आईएमटी का वायदा हुआ था। हमारी सरकार में आईएमटी की बात की। आज के दिन ये भारतीय जनता पार्टी इज जस्ट एन इवेंट मैनेजमेंट पार्टी। लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की। लेट देम इश्यू ए व्हाइट पेपर, हाउ मच ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज कम टू हरियाणा। उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि हरियाणा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगी, हरियाणा में फिल्म इंडस्ट्री डेवलप होंगे, फिल्म सिटी बनेंगे। वो कहां है, कब बनेंगे? 10 साल हो गए हैं। लोग जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि जो बात आपने की, जो वायदे किए, जो दिन के सपने आप लोगों को दिखाए, और आखिरकार वो कब पूरे होंगे? आपका समय पूरा होने वाला है, आपका वक्त गुजर रहा है और गुजर चुका है। अब आप यू कांट मेक अप द लॉस दैट यू हैव मेड। हरियाणा एक रेग्रेसिव, प्रोग्रेसिव से रेग्रेसिव स्टेट बन गई। अहीरवाल के अंदर हमारी नीति ये रहेगी कि जो 2 सीट थी, और उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, all the seats of Ahirwal were with the Congress. We will again bring Congress back into Ahirwal, because Ahirwal को जो प्रॉमिस किया गया था, अहीरवाल की लीडरशिप को जो प्रॉमिस किया गया था, वो प्रॉमिस भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार पूरा नहीं कर पाई, और वो अब लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। कुलदीप जी, आखिरी सवाल ही, इंडिया गठबंधन को लेकर जो परिस्थितियां अभी दिख रही हैं, हरियाणा के लिहाज से आप क्या देखते हैं और कांग्रेस की भूमिका यहां पर क्या रहेगी, कैसे रहेगी? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्लियर कर दिया, ममता बनर्जी ने उधर अपना संदेश दे दिया है। आज ही अखिलेश यादव ने 11 सीटें कांग्रेस को ऑफर की, जो कि शीर्ष नेतृत्व को स्वीकार नहीं है, फिर से उस पर वार्ता होगी। हरियाणा में कुछ तय हुआ? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम है, और हम ये घोषणा कर चुके हैं कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस अपने बलबूते पर लड़ेंगे। देखिए, जमीनी स्थिति है कि आप पार्टी, आम आदमी पार्टी जिसको बोलते हैं, उसका अस्तित्व हरियाणा में समाप्त हो चुका है। जो लोग उसमें गए थे पंजाब के चुनाव के बाद, 90% वो लीडरशिप इसको छोड़। इंडियन नेशनल लोकदल अपने डिवीजन के बाद आज अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता खो चुकी है। एक एमएलए हैं जिनको ही ट्राइड के भी किसी प्रकार से किया गठबंधन में हम घुस जाएं, लेकिन दे वर डिनाइड एंट्री। वो बेचारे अकेले हैं और अपने अकेले हाथ पांव मार रहे हैं। जजपा का जहां तक है, जजपा जिसने जो इस नारे पर सरकार में आई थी कि हम तो ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को यमुना पार कराएंगे, और वो तो भारतीय जनता पार्टी गोदी में बैठकर खुद भ्रष्टाचार में लग गए। देखिए, हरियाणा के लोग न केवल बेरोजगारी, न केवल बढ़ती महंगाई, न केवल हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था, न केवल हरियाणा की प्रोग्रेसिव से रेग्रेसिव स्टेट बनने से परेशान है, न केवल किसान डूबती कमर से परेशान है, हरियाणा की जनता सबसे ज्यादा अगर किस चीज से परेशान है, वो है हरियाणा में व्याप्त भ्रष्टाचार। हरियाणा में इतना भ्रष्टाचार है
कि भ्रष्टाचार के चार्ट में इंडिया में नंबर 1 स्टेट अगर किसी को गिना जाए तो वो हरियाणा है। दूसरा, जितना हरियाणा की जनता, सामान्य जनमानस, गरीब पेंशन की लाइनों में लगकर प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर अपने विभिन्न जो कागजी जो पोर्टल का जो मुख्यमंत्री जिसके बारे में डींग हाँक रहे हैं, जितना इस पोर्टल ने तंग किया लोगों, इसने परेशान है। देखिए, राम मंदिर बन गया, बड़ी खुशी की बात। हम सभी राम भक्त, हमारे हृदय में राम रहते हैं। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा, जहां दिवस तहां भानु प्रकाशु, तहां अवध जहां राम निवास। अयोध्या वही है जहां राम रहते हैं और हमारे दिल में रहते हैं, तो अयोध्या यहां है। ठीक है, देश के अंदर गौरव की प्राप्ति हुई है, लेकिन जो समस्याएं, वास्तविक धरातल की समस्याएं, रोटी गरीबी की समस्याएं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई की समस्याएं, भारतीय जनता पार्टी अंधेरे में उनसे लोगों का ध्यान नहीं हटा पाई है। वो ध्यान वापस लोगों का वहीं लौट रहा है। हो गई राम की पूजा, हम रोज ही करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। राम पर आपका कोई एकाधिकार नहीं है। आप राम मंदिर को वोट की मशीन समझते हैं, वो आपकी समझ है, लेकिन हम राम को एक आस्था का प्रतीक मानते हैं, ये हमारी समझ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। जी कुछ कह रहे? गरीब से जुड़े हुए, महंगाई से जुड़े हुए, बेरोजगारी से जुड़े हुए, नौजवान से जुड़े हुए, किसान से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए, उजड़ते हुए हरियाणा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हरियाणा के रुके हुए विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम उनको लेकर लोगों के बीच में जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो कुलदीप शर्मा को आप सुन रहे थे, उनका कहना था कि हाँ, कांग्रेस का संगठन वाकई चुनौती है और शीर्ष नेतृत्व को इस पर बहुत जल्द काम करना होगा। अब विलंब हुआ तो फिर दिक्कत होगी, लेकिन कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल भी है और कांग्रेस ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने की कुवत रखती है। नमस्कार।